पहले हमें इंडिया जाना पड़ेगा। अगली सुबह मैंने सोनू को बगीचे में अपने जैसे ही प्लास्टर चिपकाए हुए देखा। उसकी भी एक टांग में बैंडेज बंधा हुआ था। फिर भी वह हमेशा की तरह प्रसन्नचित्त लग रहा था और मुझे देखते ही उसके चेहरे पर चिरपरिचित मुस्कान आ गई। हम कल जा रहे हैं, मैंने कहा। उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो गई। तुम चले जाओगे तो मुझे बहुत दुख होगा, सोनू ने कहा। लेकिन मुझे खुशी भी होगी क्योंकि तुम जापानियों से बच जाओगे। युद्ध समाप्त होने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। हाँ, जरूर आना। और फिर हम जब बड़े हो जाएंगे तो साथ में दुनिया की सैर करेंगे। मैं इंग्लैंड और अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया और जापान सब देखना चाहता हूं। मुझे हर जगह जाना है। हम हर जगह नहीं जा सकते। बिल्कुल जा सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता है। अगली सुबह हमें बहुत जल्दी उठना था। हमने अपना सामान रात को देर तक जागकर बांध लिया था। हम अपने साथ कुछ कपड़े, पिताजी के ऑफिस के कुछ कागजात, एक जोड़ी दूरबीन, एक स्टैम्प एल्बम और कुछ चॉकलेट्स ले जा रहे थे। मुझे चॉकलेट्स और स्टैम्प्स एल्बम ले जाने की खुशी तो थी, लेकिन मुझे अपनी बहुत सी प्रिय चीजें छोड़नी भी पड़ रही थी। अपनी प्रिय किताबें, ग्रामोफोन और रिकॉर्ड्स, एक पुरानी सामुराई तलवार, एक ट्रेन सेट और एक डार्ट बोर्ड। मुझे संतोष इस बात का था कि वह सारा सामान किसी अजनबी नहीं बल्कि सोनू के पास रहने वाला था। भोर की पहली किरण के साथ एक ट्रक हमारे घर के सामने आकर रुका। उसे एक डच व्यापारी मिस्टर हुकियंस चला रहे थे, जो मेरे पिताजी के साथ काम करते थे। सोनू पहले से ही गुड बाय कहने के लिए गेट पर खड़ा था। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है, उसने कहा। फिर उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी हथेली में एक चिकनी ठोस चीज रख दी। मैंने उसे पकड़ लिया और रोशनी के सामने लाकर देखा। वह एक नन्हा खूबसूरत सी हॉर्स था, एक कीमती पत्थर का बना हुआ। यह तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लेकर आएगा, सोनू ने कहा। थैंक यू, मैंने कहा। मैं इसे हमेशा अपने साथ में रखूंगा। और मैंने वह नन्हा सी हॉर्स अपनी जेब में रख लिया। चलो अंदर बैठो बेटा, पिताजी ने कहा और मैं आगे की सीट पर मिस्टर हुकियंस के बीच में बैठ गया। जब ट्रक का इंजन चालू हुआ तो मैंने मुड़कर सोनू की ओर हाथ हिलाया। वह मुस्कुराता हुआ अपने बगीचे की दीवार पर बैठा था। उसने मुझे पुकार कर कहा, हम सब जगह जाएंगे, हमें कोई नहीं रोक पाएगा। जब ट्रक सड़क के अंत तक पहुंच गया तब भी वह अपना हाथ हिला रहा था। हमारा ट्रक बटाविया की सूनी शांत सड़कों पर जले हुए ट्रक और ध्वस्त इमारतों को पार करता हुआ बढ़ रहा था। कुछ समय बाद हम उस सोते हुए शहर को काफी पीछे छोड़कर वनाच्छादित पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। रात को बारिश हुई थी और जब हरियाली से भरी पहाड़ियों के ऊपर सूरज की किरणें पड़ रही थी तो पेड़ पौधों की गीली पत्तियां चमक रही थी। जंगल की रोशनी गहरे हरे रंग से बदलकर हरियाली लिए सुनहरे रंग की हो गई थी और कहीं कहीं पर खिले तुरही के आकार के फूलों के रंग के कारण सुर्ख लाल या नारंगी भी। उन सभी अद्भुत फलों और पौधों के नाम जान पाना असंभव था। वो सड़क एक घने ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बीच से रास्ता काटकर बनी थी और उसके दोनों ओर पेड़ जैसे धूप पाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, लेकिन उन्हें उन लताओं और बेलों ने जकड़ रखा था जो उन संघर्षरत पेड़ों पर अपने आहार के लिए निर्भर थी। कभी कभी कोई जलारंग ट्रक की आवाज से भयभीत होकर पेड़ों के बीच से निकल कर आती और फिर वन की गहराई में गायब हो जाती। जेलारंग जावों में पाई जाने वाली एक बड़ी गिलहरी को कहते। हमने बहुत से पक्षी देखे, मोर, जंगल फाउल और एक बार सड़क के किनारे शान से खड़ा एक कलगीदार कबूतर भी देखा, जिसका विशाल आकार और शानदार कलगी इतनी दूर से ही हमें मंत्रमुग्ध कर रही थी। मिस्टर हुकियंस ने ट्रक की गति धीमी कर दी ताकि हम उस अद्भुत पक्षी को अच्छी तरह देख सकें। उसने अपना सिर झुकाया और उसकी कलगी जमीन को स्पर्श करने लगी।
फिर उसने अपने मुंह से टर्की की आवाज़ के बजाय एक धीमी खोखली सी आवाज़ निकाली। जब हम एक छोटी सी क्लियरिंग पर पहुंचे तो नाश्ता करने के लिए रुक गए। उसके आसपास काली हरी सुनहरी तितलियां मंडरा रही थी। वन का सन्नाटा सिर्फ हवाई जहाज़ों की आवाज़ से भंग हो रहा था, उन जापानी लड़ाकू विमानों की आवाज़ से जो शायद बटाविया या कहीं और बमबारी करने जा रहे थे। मुझे सोनो का ख्याल आ गया और मैं सोचने लगा वह घर पर क्या कर रहा होगा। शायद ग्रामोफोन पर गाने सुन रहा होगा। हमने उबले अंडे खाए, थर्मस से चाय पी और एक बार फिर ट्रक में बैठकर अपने सफ़र पर चल दिए। शायद उसके बाद मुझे नींद आ गई थी, क्योंकि जो अगली चीज़ मुझे याद है वह यह है कि हम तेज़ी से एक ढलवा एवं घुमावदार सड़क पर जा रहे थे और मुझे दूर एक शांत नीली खाड़ी नज़र आ रही थी। फिर हम समुद्र के पास पहुंच गए। मैंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो। मेरे पिताजी ने कहा, लेकिन अब हम बटाविया से लगभग 100 मील दूर आ चुके हैं, द्वीप के दूसरे हिस्से में। तुम जिसे देख रहे हो वो सुंदा स्ट्रेटस है। फिर उन्होंने खाड़ी के पास पानी में खड़ी एक चमकीली सफ़ेद चीज़ की ओर इशारा किया। वह रहा हमारा जहाज, उन्होंने कहा। सी प्लेन, मैंने उत्साहित होकर कहा। मुझे तो अंदाजा भी नहीं था। यह हमें कहाँ ले जाएगा? शायद बॉम्बे। मुझे ऐसी उम्मीद है। हमारे पास ज़्यादा जगहें बची ही कहाँ हैं जाने के लिए। वह एक पुराना सा सी प्लेन था और कोई भी, उसका कप्तान भी, इस बात का दावा नहीं कर सकता था कि वह टेक ऑफ कर पाएगा। मिस्टर हुकिंस हमारे साथ नहीं आ रहे थे। उन्होंने बताया कि प्लेन अगले दिन उनके लिए वापस आने वाला था। मेरे पिताजी तथा मेरे अलावा 4 और यात्री थे और एक के अलावा सभी डच थे। वह अकेला यात्री लंदन का था, एक मोटर मैकेनिक जो जावा में तब छूट गया था जब उसकी टुकड़ी को वहां से बचाकर निकाला गया था। उसने बाद में हमें बताया कि उसे चीनी आवाज़ में एक बार नींद आ गई थी और कुछ घंटों बाद वह उठा तो उसे पता चला कि रेजिमेंट वहां से निकल चुकी थी। वह कुछ अस्त व्यस्त सा लग रहा था। उसकी शर्ट का ऊपर वाला बटन टूटा हुआ था, लेकिन हमारी तरह अपना कॉलर खुला छोड़ लेने के बजाय उसने एक बड़ा सा सेफ्टी पिन लगाया हुआ था जो उसकी चटक गुलाबी टाई के पीछे से झांक रही थी। आपको यहाँ देखकर मुझे राहत महसूस हो रही है सर, उसने मेरे पिताजी से हाथ मिलाते हुए कहा। जैसे ही मैंने आपको देखा मैं समझ गया कि आप यॉर्कशायर से हैं। यह हमारे धैर्य से पता चलता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? अभी तक मैं इन अजीब सी भाषा बोलने वाले विदेशियों के साथ फंसा हुआ था, जिनकी बकबक का एक शब्द भी मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आपको लगता है ये पुराना सा टब हमें यहाँ से बचा कर ले जाएगा? हाँ, ये कुछ डामाडोल सा तो लग रहा है, पिताजी ने कहा। इसे देखकर लग रहा है ये सबसे पहले बने फ्लाइंग बोट्स में से एक है। ये हमें बॉम्बे तक पहुंचा दे तो बहुत है। मैं तो बस जावा से बाहर निकलना चाहता हूँ, हमारे एक नए साथी ने कहा। मेरा नाम मगरिज है। आपसे मिलकर खुशी हुई मिस्टर मगरिज, पिताजी ने कहा। मेरा नाम बॉन्ड है, ये मेरा बेटा है। मिस्टर मगरिज ने मेरे बालों पर हाथ फिराया और मेरी ओर देखकर एक आंख दबा दी। कप्तान हमें अपने साथ एक छोटी सी डोंगी में बैठने के लिए बुला रहा था, जो हमें कुछ दूर खड़े समुद्री विमान तक ले जाने वाली थी। हमारी यात्रा शुरू होने वाली है, मिस्टर मगरिज ने कहा। प्रार्थना कर लो और मनाओ कि हम सकुशल यहाँ से निकल जाएं। विमान के उड़ने में काफ़ी समय था। उसे पानी में कई बार चलाना पड़ा और फिर एक शराबी की तरह डगमगाते हुए धीरे धीरे स्वच्छ नीले आसमान की ओर उड़ने लगा। एक पल के लिए मैं तो सोचने लगा था कि हम समुद्र में ही जाने वाले हैं, मिस्टर मगरिज अपनी सीट बेल्ट खोलते हुए बोले। और मछली की बात करें तो मैं एक प्लेट फिश और चिप्स और एक बोतल बियर के बदले अपना एक हफ्ते का वेतन देने को तैयार हूँ। मैं बॉम्बे में तुम्हारे लिए बियर खरीदूंगा, मेरे पिताजी ने कहा। आप अंडा लेंगे? मुझे याद आया कि हमारे एक बैग में अभी भी कुछ उबले अंडे बचे हुए हैं। शुक्रिया दोस्त,
मिस्टर मकरीज ने तत्परता से एक अंडा स्वीकार करते हुए कहा, एक असली अंडा। मैं पिछले 6 महीनों से अंडों के पाउडर से काम चला रहा हूँ। आर्मी में वही मिलता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि वह भी मुर्गी के अंडों से नहीं बनता। नहीं, मेरे पिताजी ने भावहीन चेहरे से कहा, सांप के अंडों से। मिस्टर मकरीज का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन वे जल्दी ही संभल गए और फिर 1 घंटे तक लगातार दुनिया भर के विषयों पर बोलते रहे, जिनमें चर्चिल, हिटलर, रूजवेल्ट, महात्मा गांधी और बेटी ग्रेबल भी शामिल थे। यदि उन्हें मौका मिला होता तो वे बॉम्बे पहुंचने तक बोलते रहते, लेकिन तभी हमारे प्लेन में एक थरथराहट हुई और फिर से हिचकोले खाने लगा। मुझे लगता है इसका इंजन परेशान कर रहा है, पिताजी ने कहा। जब मैंने खिड़की के कांच से बाहर झांका तो मुझे लगा जैसे समुद्र की लहरें तेजी से हमसे मिलने आ रही थीं। सह पायलट यात्रियों के केबिन में आया और डच भाषा में कुछ बोला। यात्रियों के चेहरों पर घबराहट दिखने लगी और वे जल्दी जल्दी अपनी सीट बेल्ट्स बांधने लगे। आखिर उस बेवकूफ ने क्या कहा? मिस्टर मकरीज ने पूछा। मुझे लगता है उसे प्लेन छोड़ना पड़ेगा, पिताजी ने कहा, जो इतनी डच जानते थे कि उन्होंने जो कहा उसका अंदाजा लगा सके। ये क्या कह रहे हैं आप? मिस्टर मकरीज घबरा कर बोले। ईश्वर हमारी मदद करे। और बॉम्बे अभी कितनी दूर है सर? अभी सैकड़ों मील दूर है, पिताजी ने कहा। क्या तुम तैरना जानते हो दोस्त? मिस्टर मकरीज ने मेरी ओर देखते हुए पूछा। हाँ, जानता हूं, लेकिन मैं बॉम्बे तक तैर के नहीं जा सकता। आप कितनी दूर तक तैर सकते हैं? एक बाथ टब की लंबाई जितना, उन्होंने जवाब दिया। पिताजी ने कहा, बस इतना ध्यान रखो कि तुम्हारी लाइफ जैकेट ठीक से बंधी रहे। हमने अपनी लाइफ जैकेट संभाली। पिताजी ने मेरी जैकेट को 2 बार जांचकर सुनिश्चित कर लिया कि वह ठीक से बंधी हुई थी। पायलट ने अब दोनों इंजन काट दिए थे और विमान गोल गोल घूमते हुए नीचे आ रहा था, लेकिन यह विमान की गति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा था, इसलिए विमान एक ही तरफ झुक रहा था। सही तरीके से लैंड करने के बजाय वह अपने एक पंख की नोक के बल नीचे उतरा और इस वजह से समुद्र की तेज लहरों के बीच विमान जोरों से चक्कर खाने लगा। जब उसने पानी को स्पर्श किया तो जोरदार झटका लगा और यदि हमने सीट बेल्ट्स नहीं बांधी होती तो निश्चित रूप से हम गिर पड़ते। फिर भी मिस्टर मकरीज का सिर आगे वाली सिर से टकरा गया और फिर उनकी नाक से खून बहने लगा और जुबान से गालियां निकलने लगी। जैसे ही विमान स्थिर हुआ, पिताजी ने मेरी सीट बेल्ट खोल दी। हमारे पास बर्बाद करने के लिए समय बिल्कुल नहीं था। कैबिन में पानी भरना शुरू हो गया था और सभी यात्री सिवाय एक के, जो गर्दन टूट जाने के कारण अपनी सीट पर मृत पड़ा था, बाहर निकलने के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे। सह पायलट ने एक लीवर खींचा तो दरवाजा खुल गया और हमें समुद्र की ऊंची लहरें जख्मी विमान के किनारों पर आक्रमण करती दिखाई देने लगी। पिताजी मेरा हाथ पकड़कर मुझे निकास की ओर ले जा रहे थे। जल्दी करो बेटा, वो बोले, हम बहुत देर तक पानी के ऊपर नहीं रह पाएंगे, जरा मदद कीजिए। मिस्टर मकरीज अपनी लाइफ जैकेट से संघर्ष करते हुए चिल्लाए। एक तो मेरी नाक से खून निकलता जा रहा है और अब ये लाइफ जैकेट अटक गई है। पिताजी ने पहले उनकी जैकेट ठीक करने में मदद की और फिर उन्हें हमसे पहले गेट से बाहर निकाल दिया। जब हम तैरकर सी प्लेन से दूर जा रहे थे, हमें पानी में मौजूद अन्य यात्रियों का भी ध्यान था। उनमें से एक ने डच भाषा में चिल्लाकर हमें अपने पीछे आने के लिए कहा। हम उसके पीछे तैरते हुए डिंगी की ओर जा रहे थे, जो हमारी पानी में उतरते ही खोल दी गई थी। लहरों पर मचलती वह पीले रंग की डिंगी हमारे लिए उतनी ही सुखदायी थी जितनी की जमीन। जितने भी यात्रियों ने प्लेन छोड़ा था, वे सभी डिंगी में चढ़ने में कामयाब हो गए। हम कुल मिलाकर 7 थे, ठसाठस भरे हुए। हम डिंगी में ठीक से बैठे ही थे कि मिस्टर मकरीज, जो अभी भी अपनी नाक को पकड़े हुए थे, बोले, वो गया हमारा प्लेन। हम असहाय से देखते रहे और समुद्री विमान धीरे धीरे बिना कोई आवाज किए
लहरों के नीचे समा गया। डिंगी में भी काफी पानी भर गया था और जल्दी ही हर कोई उसे निकालने में व्यस्त हो गया। मग से, हैट से कुछ नहीं मिला तो हाथों की अंजुली से। एक जगह हल्का सा उभार था और बार बार डिंगी पानी से आधी भर जाती थी, लेकिन आधे घंटे में सबने मिलकर लगभग पूरा पानी निकाल दिया। उसके बाद बारी बारी से पानी निकालने का काम करना संभव हो गया। 2 लोग पानी निकालते और बाकी आराम करते। मुझसे इस काम में मदद करने की कोई उम्मीद नहीं कर रहा था, फिर भी मैंने मदद की, पिताजी की 16 टोपी का इस्तेमाल करके। हम कहाँ हैं? एक यात्री ने पूछा। किसी भी जगह से बहुत दूर, दूसरे ने जवाब दिया। हिंद महासागर में कुछ द्वीप तो होंगे ही, लेकिन उनमें से एक तक पहुंचने के पहले हमें कई दिनों तक समुद्र में रहना पड़ सकता है। एक दिन या कई हफ्ते भी, कप्तान ने कहा। डिंगी में जरूरत की पर्याप्त खाद्य सामग्री थी, बिस्किट्स, किशमिश, चॉकलेट्स और 1 सप्ताह तक चलने जितना पानी भी। एक फर्स्ट एड बॉक्स भी था जिसका फौरन ही इस्तेमाल कर लिया गया, क्योंकि मिस्टर मगरीज की नाक को उपचार की सख्त आवश्यकता थी। कुछ और यात्रियों को भी छोटी मोटी चोटें या खरोंचें लगी थी। एक यात्री को सिर में जोर की चोट लगी थी और ऐसा लग रहा था कि उसकी याददाश्त चली गई है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि हम सब हिंद महासागर के बीचों बीच क्यों तैर रहे हैं। उसे लग रहा था कि हम लोग बटाविया से कुछ मील दूर क्रूज पर आए हैं। डिंगी जब समुद्र की लहरों के बीच ऊपर नीचे हो रही थी तो उसकी असामान्य गति से सभी को